बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जी स्पोर्ट्स में अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहता है कि जहां आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के उस सितारे से कि जो हमारी वर्ल्ड कप की यादों को शेयर करेगा और साथ साथ हम जानेंगे उनसे माजी की क्रिकेट के बारे में और जो हाल की क्रिकेट इसके हवाले से जानेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या है इस हवाले से हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के एक बहुत ही ज़बरदस्त और दरख्शां सितारे से कि जिन्होंने अपनी उम्दा कारकर्दगी से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, पाकिस्तान का सब जलाली परचम पूरी दुनिया में बुलंद किया और जब तक क्रिकेट खेलते रहे, जब तक वो पाकिस्तान के लिए आइकॉनिक जो है वो फिगर बने रहे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ी तो अपनी कमेंट्री के जरिए उन्होंने पूरी दुनिया को अपना फैन बनाया और उनकी कमेंट्री, उनकी बजला संजी और उनका ह्यूमरस जो कमेंट्री का अंदाज है वो सभी के दिल को बहुत ही लुभा गया और सभी के दिल को भा गया। लेकिन इससे पहले कि हम अपने ज़बरदस्त और एक ऐसे हीरो से बातचीत का आगाज़ करें कि जिन्होंने पाकिस्तान को 1992 का वर्ल्ड कप जितवाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, सबसे पहले एक नज़र डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड के तमाम अरकान की तीसरी कोरोना टेस्टिंग भी मनफी आ गई। पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीकी चैलेंज से निपटने को तैयार है। नायब कप्तान शादाब खान। कप्तान और चीफ सेलेक्टर में इख्तिलाफात हो जाना मामूल की बात है। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि चीफ सेलेक्टर को कॉल करके लड़कों की सिफारिश करूं। साबिक कप्तान वसीम अकरम। मैं मोहम्मद वसीम को फोन करूंगा कि इस लड़के को पिक कर लो, इस लड़के को पिक कर लो। आई डोंट हैव टाइम मैन। शाहिद अफरीदी ने पाक भारत क्रिकेट मुकाबलों की हिमायत कर दी। साबिक कप्तान का कहना है कि खेल और सियासत को अलग होना चाहिए। इंडिया के प्लेयर्स पाकिस्तान में आके एंजॉय करते हैं, क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, मज़ा आता है उनको। इसी तरह पाकिस्तानी प्लेयर इंडिया में जाके एंजॉय करते हैं, तो ये रिलेशनशिप स्पोर्ट्स के जरिए से बेहतर हो सकते हैं। आईसीसी एलीट पाकिस्तानी अंपायर अलीम डार ने 400 इंटरनेशनल मैचेस मुकम्मल कर लिए और लेसेस्टर सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-1 से शिकस्त देकर 39 साल बाद एफए कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जी नाज़रीन, आपने हेडलाइंस देखी, आज की टॉप स्टोरीज देखी कि दुनिया स्पोर्ट्स में क्या क्या हुआ। इस वक्त लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज के ज़बरदस्त और एक्साइटिंग गेस्ट से आपकी मुलाकात करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की एक बड़ी अहद साज शख्सियत कि जिन्होंने पाकिस्तान को 1992 का वर्ल्ड कप जितवाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अपनी कमेंट्री से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में बुलंद किया, पाकिस्तान का सब जलाली परचम जो है वो बुलंद किया अपनी कमेंट्री के जरिए। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने 1992 के वर्ल्ड कप का आगाज़ भी उन्हीं से हुआ। पहली गेंद उन्होंने फेस की पाकिस्तान के लिए और आखिरी जो कैच था इलिंगवर्थ का वो भी उन्होंने लिया। तो इस तरह वर्ल्ड कप का आगाज़ भी रमीज़ राजा साहब से हुआ और वर्ल्ड कप का इख्तिताम भी जो है वो रमीज़ राजा साहब से हुआ। अस्सलाम वालेकुम रमीज़ राजा साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बहुत मेहरबानी अली, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रमीज़ भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए और आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। स्ट्रेट अवे आपसे T20 खेलने की कोशिश करूंगा क्योंकि आपकी डायनेमिक पर्सनैलिटी है, बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे करने हैं। सबसे पहले तो रमीज़ भाई, मैंने जब आपका बताया लोगों को, जब हमारी सोशल मीडिया पे आया कि रमीज़ भाई हमारे साथ आज होंगे, तो लोगों का सबसे ज़्यादा जो पहला सवाल था वो ये था कि आखिर राज क्या है, कितने एवरग्रीन माशाल्लाह और शुरू से अब तक इतने ही स्मार्ट हैं। नहीं, ये एवरग्रीन तो मैं नहीं हूं क्योंकि मेरे गोडे गिट्टे रह गए हुए हैं, बट ये कि वक्त मिलता है ट्रेनिंग करने का, सो उस लिहाज से, और क्योंकि हमारा जो है ये जो मीडियम है टेलीविजन का है, सो इसमें आपको ठीक दिखना पड़ता है। ये ना होना कि पिच रिपोर्ट कर रहा हूं और वहीं पे लेट जाऊं मैं, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे आपके जो कोलीग हैं वो लेट जाते हैं पिच रिपोर्ट करते करते, डैनी मॉरिसन याद होंगे। हाँ नहीं ठीक है, वो उनके अपने कर्तव्य है, बट जनरली आई थिंक शुरू से बचपन से आदत थी दौड़ लगाने की, और फिर अंडर इमरान खान तो 5 चक्कर तो मस्ट होते थे, चाहे आपने सारा दिन इस मैच में फील्डिंग की है या नहीं की है, या 100 रन किए हैं, 50 रन किए, आपके 5 चक्कर, चाहे वो मेलबर्न स्टेडियम हो, गद्दाफी स्टेडियम हो, वो तो एक तरह से गिवन होता था। सो आदत सी पड़ गई है, अभी भी रनिंग कर लेता हूं मैं थोड़ी बहुत। अच्छा रमीज़ भाई, अपने बचपन की बात की तो चले बचपन से इस सफर का आगाज करते हैं। महज 14 साल की उम्र में आपका फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ, क्रिकेट आपका खानदानी खेल। बहुत सारे लोग तो सिर्फ ये जानते हैं कि वसीम राजा आपके बड़े भाई जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन आपके वालिद साहब भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद की तामीर में। तो जरा इस हवाले से बताएं कि जो क्रिकेटिंग बैकग्राउंड था उसने कितना आपको सपोर्ट किया?
बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, इसलिए कि घर में माहौल था। मेरी जो वालदा थी वो भी बैडमिंटन खेलती थी जब वो कॉलेज में थी, तो और क्योंकि बड़ा भाई मेरा टेस्ट प्लेयर था और 10 साल का हमारा फर्क था, तो अर्ली 70s में बहुत कम टेस्ट प्लेयर्स थे पाकिस्तान की तरफ से जो खेलते थे। सो उनका नाम बहुत था और मैं भी चाहता था कि मैं क्रिकेट खेलूं। और मेरे वालिद की जो सबसे ज्यादा जो शौक था उनको वो यही था कि वसीम राजा क्रिकेटर बन जाए, टेस्ट प्लेयर बन जाए। सो मैं तो ऐसे एड ऑन था उनके हिसाब से। मेरा तो ये था क्योंकि वो खुद सिविल सर्वेंट थे, तो मैं भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दूं, मैं भी पढ़ूं और बस फिर अल्लाह खैर सल्ला। सो वो मैं चुप चुप करके क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी। तो जब मैं एमबीए में था तो तभी साइड मैच खेला इंडिया के अगेंस्ट, तो उसमें मैंने 70-75 नॉट आउट किया या आउट हो गया था, साहिवाल में मैच था। सो वहां से फिर एकदम से कॉन्फिडेंस आया। और मगर ये वालिद की तरफ से बहुत ज्यादा पुश थी, इसलिए कि हमेशा मुझे यही कहते थे कि बस बेटा पास हो जाएं, ज्यादा फर्स्ट आने की जरूरत नहीं है। मगर ये कि क्रिकेट उन्होंने एक तरह से लाजमी करार दे दी थी क्योंकि वो खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। जैसे आपने अभी बताया, गुजरांवाला के क्रिकेट स्टेडियम में उनकी कंट्रीब्यूशन बढ़ी है वहां, क्योंकि मेरे दादा गुजरांवाला से उनका ताल्लुक था, मेरे वालिदैन दोनों गुजरांवाला के थे। सो एक तरह से घर में माहौल था स्पोर्ट्स का और क्रिकेट का, और उसमें पेरेंट्स की बहुत कंट्रीब्यूशन होती है उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए। अच्छा, और ये आप मेरी बहुत ही बेकार सी तस्वीरें मत दिखाएं लोगों को। रमीज भाई ये तो एक हिस्ट्री है और ये तो जरूर दिखा रही है। इसमें आपसे कुछ तस्वीरों पे मैं आपके कमेंट्स में लूंगा। मुझे क्विकली बताएगा कि आपने वसीम भाई की बात की, स्टाइलिश बैट्समैन, एक ऐसे बैट्समैन जो मैं ये समझता हूं और बहुत सारे लोग ये बात समझते हैं कि वक्त से बहुत पहले पैदा हो गए। अगर वो आजकल के दौर में होते तो शायद T20 क्रिकेट का हॉट केक होते। क्या रिलेशन था आपका वसीम भाई के साथ? बहुत ही अच्छा था। वो बड़े प्रोटेक्टिव भाई थे और बहुत ज्यादा गाइड भी किया उन्होंने। एक लिहाज से जब मैं पहले टूर पे था तो इतना गाइड किया कि मैं मैनेजर के पास चला गया। मैंने कहा जी देखिए, मैंने अपने भाई के साथ नहीं रहना, क्योंकि ना मैं ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर सकता हूँ ना लंच, क्योंकि हर चीज मेरे बिहाफ पे कर रहा है। सो बट ये तो लाइटर साइड थी, मगर बहुत ही शफीक, बहुत ही दोस्तों के दोस्त थे। आप उनके जो दोस्त यार हैं या जो उनके साथ क्रिकेट खेले हुए हैं वो उनके गुण गाते हैं वो तो। और सारे इंडियन टीम जो है, विश्वनाथ हो गया या रवि शास्त्री हो गए, सो वो उनको कहते हैं वो था रियल राजा। सो पॉपुलर बहुत थे। और मुझे याद है मैं छोटा सा था तो सेंट मैरीज क्रिकेट ग्राउंड लाहौर में ये अपनी क्लब क्रिकेट खेलते थे सर्विस की तरफ से। सो वहां पे कह के छक्के लगाते थे। ये क्राउड आया होता था इनको देखने के लिए और छोटी उम्र से ही ये क्राउड के फेवरेट थे। तो अभी खेल रहे होते तो नेचुरली जितना उनमें टैलेंट और पोटेंशियल था, पता नहीं क्या अचीव करते वो। अभी भी मैं समझता हूँ और लोग यही कहते हैं कि अपने टैलेंट से बहुत कम उन्होंने अचीव किया। ठीक है रमीज भाई, अब बात करते हैं आपके लैरी पॉटर की जो अंडर 19 टीम आई थी ऑस्ट्रेलिया की, उसमें आपको कैप्टेंसी दी गई। और जिस उस दौर में जब आप खेल रहे थे तो बड़े बड़े प्लेयर उसके अंडर 19 टीम से सामने आए, लेकिन उस वक्त के रमीज राजा को अगर हम देखें, जितना मुझे याद है कि उस वक्त आपका जो बैटिंग का अंदाज था, लोग कहते थे पाकिस्तान को दूसरा माजिद खान मिल गया, लेकिन उसके बाद आपने क्या अपने अंदाज को चेंज किया या नेचुरली आपका स्टाइल चेंज हुआ? देखिए, माजिद खान से हम बड़े इन्फ्लुएंस थे। जितने भी यंगस्टर्स थे ना, जब हम बागा जना में खेलने जाते थे तो उस वक्त माजिद खान बहुत बड़े पाकिस्तान के नामी ग्रामी वो प्लेयर होते थे। सो उनमें जो एक लेजी एलिगेंस थी और जितनी आसानी से बॉल को खेलते थे, तो जरूर कोशिश तो की कि दूसरे माजिद खान बन जाए, क्योंकि आपकी इम्प्रेशनेबल उम्र होती है। फिर उसके बाद जब जावेद मियादाद ने 1976 में, और ये मैंने जावेद भाई से बात बहुत दफा की है कि जब वो गद्दाफी में अपनी डेब्यू मैच किया तो मैं वसीम राजा को ऑलमोस्ट भूल के तो मैं शीशे में जावेद मियादाद बनने की कोशिश करता था। सो वो हर एज में आप इम्प्रेस होते जाते हैं और फिर फाइनली कहीं मैंने अपना जो एक राह है, जो अपना बैटिंग स्टाइल है, वो मैंने ढूंढ ही लिया। और खैर उतना नफीस तो नहीं था जितना माजिद खान का था, मगर फिर भी जो मुझे समझ में आया उसी स्टाइल से खेला था। ठीक है। अच्छा, आपने डेब्यू की बात की तो मुझे याद है जो आपका डेब्यू हुआ वो भी एक बड़ा इंसिडेंट सही था, क्योंकि उस वक्त सिलेक्टर ने शायद ये कह दिया था कि दोनों में से एक राजा खेलेगा, और वहां भी फिर वसीम भाई ने आपके लिए सैक्रिफाइस किया। हाँ, नहीं, मुझे आइडिया नहीं है इतना, क्योंकि बहुत पुरानी बात होगी। आपको बहुत इल्म है अली, आप रिकॉर्ड्स को बहुत अच्छी तरह से तराशते हैं और आपकी मेमोरी भी बहुत अच्छी है। मुझे सिर्फ ये याद है कि जो मेरा पहला वनडे मैच था जिसमें मैंने मेरे ख्याल में 60-70 स्कोर किया था, तो दूसरी तरफ वसीम राजा जब खेलने के लिए आए तो उस वक्त उस जमाने में 7 एंड ओवर बहुत एक लंबा टारगेट समझा जाता था। सो मेरी डेब्यू थी तो उसने कहा कि तूने हिट नहीं मारनी अभी, तो मैं चांस लूंगा, और उन्होंने चांस लिया और आउट हो गए। तो वो मुझे पहली दफा एक सेक्रीफाइस जो कि
हमेशा बात करते हैं ना कि देता है भाई अपने छोटे भाई के लिए, सो वो पहली दफा प्रैक्टिकल टर्म्स में मैंने दिखी। तो इस लिहाज से हमेशा ही उसने कोशिश ये की कि मैं आगे रहूं, वो पीछे रहे, क्योंकि वही बात है, प्यार बहुत था उसको। और प्यारी की बातें जब याद है मुझे कि मिनी वर्ल्ड कप में जब आप एक शॉट को रोकते हुए फैंस से टकराए तो सबसे पहले दौड़ के वसीम रजा आप तक पहुंचते थे। हाँ नहीं, उसके तो बिल्कुल हवाइयां उड़ गई थी। मुझे तो, मैं अब रिप्ले देखता हूं तो वो एक और लोग कहते हैं कि ये भाई का जो एक कंसर्न है ना वो अलग ही होती है, अलग नजर आया तो उसमें वो दिख रही है उस वीडियो में बिल्कुल। अच्छा रमीज भाई, बात कर लेते हैं, थोड़ा सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, 1987 के वर्ल्ड कप पर आते हैं। 92 के वर्ल्ड कप पर जाने से पहले, क्योंकि ये वो वर्ल्ड कप था जहां पे आप टॉप स्कोरर थे पाकिस्तान के और एक बड़ी मजबूत पाकिस्तान की टीम थी। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप क्यों हार गया? या सेमीफाइनल में हमारा बुरा दिन था, या हमारा ओपनिंग जो कॉम्बिनेशन था वो सेट नहीं हो सका, या आप क्या समझते हैं कि रीजंस क्या थे? देखिए, हमारी बेहतरीन टीम थी, क्योंकि अब्दुल कादिर लेग स्पिनर थे, विकेट ले रहे थे, बाकी इमरान, वसीम, सारे, हमारी बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा था। और हम तो यही समझ रहे थे कि हम हार नहीं सकते हैं और घर में बिल्कुल भी नहीं हार सकते हैं। बट वही बात है, शायद थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस था, मगर ऑन द डे हम ठीक भी नहीं खेले। तो सलीम यूसुफ के चोट लग गई, फिर जावेद मियांदाद ने कीपिंग की, वो थोड़े से थक गए कीपिंग करते हुए, मैं रन आउट हो गया, मेरी अच्छी फॉर्म थी। फिर हमारी नए बॉल पे विकेट्स गिर गई, इमरान खान को गलत आउट दे दिया। और कोई वहां पे, उस वक्त मैं लोगों से कल परसों ही बात कर रहा था कि वहां पे उस जमाने में लेडीज इंक्लोजर होता था, और बहुत बड़ा लेडीज इंक्लोजर था। तो जहां हमारी बस खड़ी हुई थी मेन कदाफी स्टेडियम की एंट्रेंस पे जाने के लिए, जब हम मैच हार गए तो जो एक आप समझे कि औरतों के जो है ना हजूम, वो रोती हुई बेचारी आ रही थी। तो तब हमें पहली दफा स्ट्राइक किया कि बड़ी ज्यादती हो गई है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जैसे कि एकदम से उदास हो गया था। सो आई थिंक कई उसमें एलिमेंट्स थे, मगर खुशी की बात यह कि 92 में जाके वो सारी जो हमने गलतियां की थी, कंप्लेसेंसी कह लें, कॉम्बिनेशन के हिसाब से कह लें, या लैक ऑफ परफॉर्मेंस, टेम्परामेंट, बड़ा स्टेज, शायद घबराहट का शिकार हो गया कि अब नहीं मैच जीतेंगे तो हार जाएंगे, तो वो सब उससे सीख के फिर हमने वो वर्ल्ड कप 92 का जीता। ऑलराइट, अब हम आ गए हैं, ये सफ़र आ गया रमीज़ भाई के साथ बढ़ता बढ़ता 1992 के वर्ल्ड कप तक। और 1992 के वर्ल्ड कप की सुनहरी यादें क्रिकेट के राजा, कमेंट्री के राजा हमारे अपने रमीज़ राजा से शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप यकीनी तौर पे रमीज़ राजा साहब की गुफ्तगू से बहुत महजूज हो रहे होंगे, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, और क्यों ना हो, क्योंकि वॉइस ऑफ पाकिस्तान आज जी स्पोर्ट्स में हमारे मेहमान हैं। रमीज़ भाई, आप 92 तक सफ़र आ गया, ये बताइए कि कब पता चला आपको कि आप वर्ल्ड कप के स्क्वाड में हैं, और फिर उसकी क्या स्पेशल आपने तैयारी की, क्योंकि बाउंसी पिचेस पे जाके खेलना था, और जिस तरह आपने खुद कहा कि 87 का आपको रिवेंज भी लेना था, तो क्या तैयारियां रही? देखिए, सिलेक्शन में तो मुझे प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि रेगुलरली खेल रहा था मैं। टेनिस बॉल भिगो के खूब बाउंसर्स की एक तो प्रैक्टिस की। फिर मुझे याद है कि इमरान खान ने एक आर्मी से पीई टीचर मंगवाए थे, और उन्होंने गद्दे बिछाए कदाफी स्टेडियम में, और हम स्लाइड करते थे, डाइव मारने की कोशिश थी। सो यही था कि फील्डिंग अपनी थोड़ी सी इंप्रूव करें। बाकी जो थी एक एनर्जी थी, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट होता है। देखिए, वर्ल्ड कप खेलना जो है ना, ये एक मार्के से कम नहीं होता है, क्योंकि आपकी सारी जिंदगी इस तरफ लग जाती है। और उस वक्त तो T20 थी नहीं, तो टेस्ट मैचेस पाकिस्तान को साल के 5 मिलते थे, और वर्ल्ड कप जो था वो बहुत बड़ा इवेंट था, क्योंकि 4 साल के बाद आता था। सो उस लिहाज से एक लुक फॉरवर्ड टू था, कॉम्बिनेशन बन गया था, और यही था कि हमें एक कप्तान शानदार मिला था। असल में बात सारी यही है कि अगर आपकी एनवायरनमेंट बन जाती है तो फिर आप चैंपियन बनते हैं, और अगर एनवायरनमेंट नहीं बनती है तो अच्छी टीम भी बर्बाद हो जाती है। अच्छा रमीज़ भाई, आपने कहा कि एनर्जी बहुत थी, लेकिन एनर्जी के साथ साथ कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी भी थी, क्योंकि नहीं पता था कि कौन ओपन करेगा, टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा। वक़ार यूनुस जो थे वो टीम के साथ मौजूद नहीं थे, जावेद मियांदाद जो थे वो इंजर्ड थे, प्रॉपर वो फिट नहीं थे। ओपनिंग पेयर बार बार ट्राई किया जा रहा था, कभी रमीज़ राजा, आमिर सुहेल, कभी जाहिद फजल, कभी इंजमाम। तो आपको लगता है कि अनसर्टेनिटीज़ भी बहुत थी, उसके बाद जीतना किसी मौजज़े से कम नहीं था?
देखिए, हम सबसे पहले वहां पे पहुंचे थे। एक तो हमारी ट्रेनिंग और प्लानिंग बहुत अच्छी थी, स्ट्रैटेजी अच्छी थी, क्योंकि पता था कि हम बाउंसी पिचेस के ऊपर स्ट्रगल करते हैं। सो कोई 20-25 दिन पहले पहुंच गए वहां पे। फिर जो पेरिफेरी के प्लेयर्स थे उनका एक तरह से इम्तिहान भी था। स्क्वाड अनाउंस हम कर सकते थे और 10-15 दिन के बाद। सो वो जो 10-15 दिन के मैचेस खेले ना, उससे भी आइडिया हो गया कि उन पिचेस पे कौन एडजस्ट करे। फॉर एग्जांपल मुश्ताक अहमद फर्स्ट चॉइस नहीं थे, इकबाल सिकंदर गए हुए थे, सो मुश्ताक की उसमें इंक्लूजन हुआ। इसी तरह से आमिर सुहेल फर्स्ट चॉइस नहीं थे, वहां पे वो खेले अच्छा, उनकी फिर सिलेक्शन हुई फाइनली। और इमरान खान का ये अंदाज था, आई थिंक वो ये समझते थे, और आई थिंक आजकल के भी जो सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यही समझना चाहिए कि अगर किसी में टैलेंट है और मिडिल ऑर्डर में वो टैलेंट है और वो जाया हो रहा है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा आलीशान प्लेयर्स हैं, मगर उसको टीम में किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि उसका फायदा उठा सके। सो इसी वजह से इंजमाम को कोशिशें की जा रही थी, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 3, फिर ओपन, कि ये टैलेंट जाया ना हो और किसी ना किसी तरह पाकिस्तान के काम आ जाए। सो स्ट्रैटेजी ये थी। कंफ्यूजन हल्का सा इसलिए था क्योंकि अनसर्टेनिटी की जो आप बात कर रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया को लेके थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पे हमें बहुत मार पड़ती थी। इसलिए ये जो वर्ल्ड कप है उस लिहाज से भी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी कि एक ऐसी टेरिटरी में जाके हमने मैचेस जीते और वर्ल्ड कप उठाया जहां पे हिस्टोरिकली हमारा रिकॉर्ड बहुत ही पुअर था। अच्छा रमीज, जो पहला मैच खेले उसमें आपने सेंचुरी स्कोर की, लेकिन उसके बाद आप पे तनकीद भी हुई, तो उससे क्या आपको थोड़ा सा आपको सोचा, आपने कुछ डिमोरलाइज हुए इससे कि यार मैंने 100 कर दिया वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में और इतनी ज़्यादा मुझ पर तनकीद हुई? आपको खुद भी लगता है कि आप कुछ स्लो खेले या आपको लगता है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपने बैटिंग की थी? देखिए, मुझे किसी ने ट्विटर पे मेरा एक पुराना इंटरव्यू भेजा हुआ है जो कि मेरे ख्याल 93 या 94 में मैंने मेरे ख्याल टेलीविजन के ऊपर दिया था, और मुझे अभी याद आ गया। वो इसलिए कि वर्ल्ड कप्स जो थे ना 75, 79, 83, 87, इन सब वर्ल्ड कप्स में किसी ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेंचुरी नहीं की थी। सो मेरी जो सेंचुरी थी वो पहली थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ वर्ल्ड कप में। एक तो ये पॉइंट था क्योंकि वो हिलने नहीं देते थे, पाए की बॉलिंग अटैक थी। दूसरा, हम प्रैक्टिस मैच इस मैच से पहले कोई 7-8 खेले थे और 7-8 हार गए, ऑलमोस्ट एक बस जीते थे, बट बैटिंग चल नहीं रही थी। सो डिसाइड ये हुआ कि कोई भी सेट होएगा वो फिर पूरे ओवर्स खेले, क्योंकि किसी को इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि वो एक अगर कोई फेल हो जाएगा 30-40 करके तो अगला आगे इनिंग्स में रिदम क्रिएट करके और ज्यादा लंबा स्कोर कर जाएगा। सो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी था पूरी बैटिंग लाइनअप में, और उसके पीछे की कहानी यही थी कि प्रैक्टिस मैचेस में किसी से स्कोर ही नहीं हो रहा था। और जो दूसरा 50 था, पहला 50 स्लो था, और फिर जावेद मियादाद कप्तान थे, मेरे साथ खेल रहे थे, तो वो एक गाइडिंग हैंड भी थे। तो दूसरा 50 मैंने जल्दी किया था, बट एट द एंड ऑफ द डे जब ब्रायन लारा आपको पड़ जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होता है कहां से आप मैच जीतेंगे। उन्होंने कमाल इनिंग्स खेली, बट उसके पीछे की आप स्लो पेस की बात कर लें या मैच हारने की जो वजह थी वो यही थी कि कॉन्फिडेंस नहीं था टीम की बैटिंग में। ठीक है। अच्छा रमीज भाई, उसके बाद हमारा इंडिया से मैच हुआ और उस वर्ल्ड कप में जो हम इंडिया से मैच हारे, उसके बाद आज तक हम वर्ल्ड कप में इंडिया से मैच नहीं जीत सके। बतौर क्रिकेट कमेंटेटर, बतौर फॉर्मर कैप्टन, आप क्या समझते हैं इसका रीजन क्या है? ये बहुत सवाल होता है मेरे से, मुझे तो समझ नहीं आता, क्योंकि हमने अभी भी अगर आप रिकॉर्ड देखें वनडे इंटरनेशनल्स का, हम भारी हैं उन पे, ज्यादा दफा हम जीते हैं भारत से। सो ये या तो स्टेज फ्राइट है या फिर हम कमजोर दिखते हैं या ज्यादा एनालाइज कर लेते हैं सिचुएशन को, टेम्परामेंटली उतने स्ट्रांग नहीं है। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि ये क्रिकेट के रीजन ज्यादा नहीं है, आई थिंक यहाँ के रीजन ज्यादा है समा। ठीक है। अच्छा रमीज, इसके बाद आपने एक बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वहाँ से फिर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने का मौका मिला। सेमीफाइनल की कुछ क्विकली यादें ज़रा शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक मौके पे वो मैच ऐसा लग रहा था हमारे हाथ से निकल जाएगा। उसके बाद फिर इंजमाम ने जिस तरह बैटिंग की, फिर आखिर में जावेद मियादाद खड़े हो गए, फिर मोइन खान ने जो छक्का लगाया, तो उस सेमीफाइनल की थोड़ी सी यादें। मैं सिर्फ एज्यूम यही कर रहा हूँ, आप मुझे वर्ल्ड कप 92 के इसलिए सवाल कर रहे हैं कि 25 तारीख को फाइनल हम जीते थे, तो मुझे भी एक तरह से पुरानी यादें जो है वो ताजा करनी थी। तो अच्छा कि आपने मुझे अपने शो में बुला लिया। देखिए, वो जो सेमीफाइनल था वो डू और डाई सिचुएशन थी, और उसमें जो मास्टर स्ट्रोक है वो इमरान खान ने, हालांकि इंजमाम ने तो इनिंग्स खेली ऑफ हिज लाइफ, बट मास्टर स्ट्रोक था इमरान की तरफ से। इमरान खान जो हमारे कप्तान थे, प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इंजमाम अपने आप को अनफिट डिक्लेयर कर दिया। फिर इमरान ने कहा कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप ये मत कहें कि आप खेलेंगे नहीं,
आपको खेलना ही खेलना है, क्योंकि ये शायद हमारा लास्ट मैच हो वर्ल्ड कप का। सो जब आप एक डू और डाई सिचुएशन में चले जाते हैं ना, तो फिर आप आजाद भी हो जाते हैं, इसलिए कि आपको पता है कि अब हारना ऑप्शन नहीं है। और जब अपने आप से आप ये बात करते हैं तो अपने से बढ़ के खेलते हैं। और फिर क्योंकि टीम स्पिरिट बहुत अच्छी थी, देखें नहीं तो जब आप हारते हैं तो टीम टूट फूट जाती है, ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट बड़ी खराब हो जाती है। बट हमारे पास एक ग्रेट लीडर था, हमारे पास नुसरत फतेह अली खान की कवाली थी, अल्लाह हो अल्लाह हो। तो जब हम मैच हारते थे तो वो कवाली फौरन ऑन हो जाती थी, क्योंकि इसमें क्या और बात हो कि हम ऊपर वाले से यही कह रहे थे, राब्ता बढ़ा देते थे कि तू ही आके सब चीजें ठीक करेगा। सो वो जो तोड़फोड़ होती है वो नहीं हुई है ड्रेसिंग रूम में मैच हारने के बाद भी। और फिर जो कैप्टन थे वो क्लियर थे कि मेरा हॉस्पिटल बनना है, हमारा जो मिशन है बहुत अजीम है और नोबल। लेकिन वो जो मिशन जो अजीम था रमीज भाई, जो मिशन अजीम था, उस मिशन के लिए उससे मैच से पहले आपको भेजा गया, कुछ वो ग्राउंड की ड्राइंग व्राइंग आपसे बनवाई गई, वो क्या सिलसिला था? वो किस तरह की ड्राइंग बनकर आई थी फिर? नहीं, मुझे असल में सपोजिटली आई वाज द इंटेलिजेंट वन। खैर वो मुझे ये तो नहीं पता था, मैं तो वो कोई नेस्पाक का इंजीनियर तो था नहीं। तो मैं जाके जो, और वो नक्शा बड़ा अजीब व गरीब था, क्योंकि वो जो ग्राउंड थी उसके जो कॉन्टोर्स थे, कॉर्नर थे, वो बड़े अजीब थे। यानी कि आपकी जो फाइन लेग थी वो स्क्वायर लेग पे थी इनफैक्ट, क्योंकि वो गेंद जो जाता था वो अगर नॉर्मल स्क्वायर लेग का फील्डर हो वहां जाता था। खैर मैंने बनाई ड्राइंग, तो ये एज यूजुअल जो प्लेयर्स थे उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया। इसीलिए जो हमें जो है ना, जब हमारा मजाक उड़ता है ना स्पोर्ट्समैन का, तो वो ज्यादा परेशान नहीं होते, क्योंकि वो माहौल ही ऐसा बन जाता है। तो वो अगर कोई नॉर्मल आदमी से इस तरह का कोई मजाक करे ना, तो वो उसका गरेबान पकड़ लेता। बट मैंने वो अच्छे उसमें टोन में लिया, क्योंकि टीम मीटिंग में मेरी खासी पतलून उतरी कि ये क्या बना लिया, ये गलत है, ये वहां गलत है, ये कवर तूने गलत लिख दिया है, ये फाइन लेग कहां पे है। बट एनीवे, सो अपने से बढ़ के खेले हम उस मैच में। और फिर पार्टनरशिप्स अच्छी थी। जो ग्रेट एक उसमें स्टोरी है, वो इमरान खान ने अपने आप को जो नंबर 3 पे खिलाया। आई थिंक वो भी एक क्रंच टाइम था, क्योंकि सलीम मलिक से ज्यादा रन्स नहीं हो रहे थे। सो उन्होंने अपने आप को नंबर 3 पे किया, अपने आप को प्लेस किया, एंड देन एज दे से रेस्ट इज हिस्ट्री। अच्छा रमीज भाई, ये तो चले वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत गया, लेकिन उसके बाद क्या वजह आप समझते हैं कि पाकिस्तान कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत सका? और आपका जो एक्सपीरियंस अगर मैं उसको शेयर करूं, तो कौन सी ऐसी टीम थी कि जो वर्ल्ड कप, जिससे आपको बड़ी उम्मीद देखी थी कि वर्ल्ड कप जीत कर आएगी और वो नहीं जीत सकी? 99 की टीम, और हम आपस में बात भी करते थे कि हमें ये 10 विकेटों से हराते, 92 की वर्ल्ड कप की टीम वर्सेस 99 की टीम, क्योंकि हर बॉक्स इन्होंने टिक किया हुआ था। बट इसी वही बात है, आई थिंक इमरान खान के जाने से जो है ना, बड़ा एक तरह से वॉइड आ गया, और फिर वो फिल नहीं हुआ। और क्योंकि आपकी जो समझे इंस्टीट्यूशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि वो प्लेयर पावर डेवलप हो गई, सेल्फिशनेस डेवलप हो गई, क्योंकि गवर्नेंस ठीक नहीं थी वो उनके इमरान खान के जाने के बाद। क्योंकि जब वो खेलते थे तो वो 4 in 1 थे, वही चेयरमैन ऑन द बोर्ड थे, वही कप्तान थे, वही चीफ सेलेक्टर थे। उन्होंने कह दिया आप खेलेंगे, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता था। तो क्योंकि वो जो ऑब्जेक्टिव था बड़ा सिंपल, कि हमने जीतना है। सो उसके लिए जो है अपने बेस्ट प्लेयर्स खिलाने हैं, और सारे टीम की तरफ देखते थे। ये नहीं कहते थे कि मेरा 100 हो जाए, मेरा 50 हो जाए। कई लोग बहुत बात करते हैं कि जी आपकी एवरेज, आपके नंबर्स जो हैं वो इतने इंप्रेसिव नहीं है। और उसकी बड़ी वजह यही थी कि जो एक रोल दिया गया था वो ये दिया गया था कि आपने शायद 40 करना है मुझे, और आपने इस अंदाज से बैटिंग करनी है, आपने वनडे में जो है वो पूरे ओवर्स खेलने हैं। इसलिए शायद मेरी 9 सेंचुरीज थी। सो जिस तरह, और वो सारा टीम की खातिर होता है, और मैं इसीलिए नंबर्स का बड़ा वो नहीं हूं बिलीवर, इसलिए कि अगर आप क्रंच मोमेंट्स पे रन्स नहीं करेंगे, बड़े स्टेज के ऊपर जाके स्कोर नहीं करेंगे, तो फिर फायदा नहीं है जितने मर्जी आप बाकी मैचेस में 100 करते रहें। वर्ल्ड कप में अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर आपने वनडे करियर अपना जाया किया। ठीक है रमीज भाई, मैं मजीद आपके कैरियर को और कवर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन साथ साथ यू आर द फर्स्ट प्लेयर हु गॉट आउट बाय ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड। तो क्या वो एक्सपीरियंस है? उसके बाद आपकी जाहिद अहमद से जब मुलाकात हुई तो दोस्ती वगैरह रही या नाराजगी रही आपकी? जाहिद अहमद का वो पहला मैच था, मेरे अंडर 19 के वो मेट थे। हम पाकिस्तान अंडर 19 में टूर, जो मेरा पहला था वही उनका था, श्रीलंका और इंडिया का। सो मैंने माफ कर दिया उन्हें, इसलिए कि वो बिल्कुल स्टिफ हो गया, क्योंकि मैंने जाके बात की उस बॉल से पहले। मैंने कहा देख कहीं पे भी जाएगा ना बॉल, 2 भागेंगे। उसने कहा फिक्र ही ना कर। तो मैं स्क्वायर लेग पे खेला तो 1 रन के बाद वो फ्रीज हो गया।
सो उसके बाद जब बॉल विकेटों की तरफ, क्योंकि मैं तो सेकंड के लिए रन के लिए ऑलमोस्ट आधी पिच पे आ चुका था, सो मैंने वो इन डिस्कस बॉल को स्क्वायर लेग पे मारा, तो आई थिंक कीपर ने अपील की, तो मुझे तो आइडिया भी नहीं था ये ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड क्या होता है। सो खैर रिकॉर्ड बुक्स में आ गए। मुझे याद है वो आपका जिस तरह शॉट मारते आपने दूसरे के लिए आप भागे थे, उसके बाद आपने फिर बल्ला मार दिया और बॉल चली गई थी स्क्वायर लेग की तरफ। रफीज भाई अब थोड़ा सा आ जाते हैं, आपने अभी कहा इमरान खान जो थे 4-in-1 थे, लेकिन 4-in-1 थे इमरान खान, लेकिन 3-in-1 मिसबा को लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया और उसमें से आपने भी थोड़ा सा कहा था कि 3 रोल जो है मिसबा को नहीं देने चाहिए। इस पर अभी आपका इनपुट क्या है? देखिए कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। मिसबाह वेल मीनिंग इंडिविजुअल हैं, बहुत जोर लगाया उन्होंने, कप्तानी अच्छी की, सर्टन कंडीशंस के बहुत अच्छे कप्तान थे। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप डेस्क के पीछे काम करने के लिए आते हैं तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, तो उसके लिए थोड़ी सी आपको जो है ना और एक किस्म की ड्राइव चाहिए और एक किस्म की मेंटल कैपेसिटी चाहिए। सो वो शायद इतने उसमें कामयाब नहीं रहे, बट मैं ये समझता हूं कि आइडिया बुरा नहीं था, एग्जीक्यूशन नहीं हुई। ठीक है, तो रमीज भाई अब जिस तरह आपने डोमेस्टिक में भी कमेंट्री की, ये भी एक बड़ा अच्छा साइन है कि प्लेयर्स को पता है कि रमीज राजा, वसीम अकरम जैसे बड़े बड़े नाम कमेंट्री बॉक्स में हमें कवर करने के लिए मौजूद हैं। जो टैलेंट आ रहा है, जो नया टैलेंट आ रहा है, नए बैट्समैन आ रहे हैं, इनको अगर आप देख रहे हैं और जो फॉर्मर हमारे प्लेयर हैं जो पहले से खेलते आ रहे हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, हफीज़ हुए या शोएब मलिक हुए, क्योंकि आपने बहुत आवाज़ उठाई इस हवाले से, हफीज़ के हवाले से, शोएब मलिक के हवाले से, कितना टैलेंट आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में जो है वो अच्छा आ रहा है और वो फौरी इनको जो है वो रिप्लेस कर सकता है? देखिए मेरी किताब में मैं ये मानता हूं और मेरा क्रिकेट का एक्सपीरियंस है कि अनलेस यूर जावेद मियांदाद और एन इमरान खान जो कि ग्रेट प्लेयर्स थे, वो भी 92 में स्ट्रगल किया उन्होंने। ग्रेट प्लेयर्स ने आके जब वो नीचे आए तो अपने आप को संभाल लिया। सो अनलेस कि आप ग्रेट प्लेयर रहे हो तो मैं मान सकता हूं कि आप 40-45 साल की उम्र में जाके वर्ल्ड कप जिता दें, बट ऐसा बहुत कम होता है। सो मेरी सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जो T20 का फॉर्मेट है ये यूथ के लिए है, ये यंगस्टर्स के लिए, ये फिटनेस बेस्ड है, ये इसमें ड्राइव है, इसमें एनर्जी है, पैशन है, फील्डिंग अच्छी करनी है आपको, एक ग्रेट कैच लेना है, ग्रेट रन आउट करना है। और फिर जब आप नए लड़कों को T20 में नहीं खिलाएंगे, क्योंकि इसलिए कि आपको उनको लाइसेंस आप देते हैं कि आप जाइए और अपने आप को एक्सप्रेस करें, उसमें आउट भी हो जाएं या आपने यॉर्कर किया, फुल टॉस हो गया, आपको चौका लग गया, डजंट मैटर, क्योंकि फिर और मैच मिलेंगे, क्योंकि बेइंतहा T20 के मैचेस होते हैं। सो ये आइडियल फॉर्मेट है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, अपने कैनवस, क्रिकेट कैनवस को और इंप्रूव करने के लिए। सो मेरा सिर्फ बेसिक आर्ग्यूमेंट ये है कि वर्ल्ड कप जिताने के लिए आपके पास जो है ना यूथ के बेस के ऊपर आप जीतेंगे, और यूथ आपके पास है, सिर्फ आपको टैलेंट को पिक सही करना है और उसको फिर बैक करना है। ये नहीं हो सकता कि आप 5 हफ्ते खिलाएं और फिर वापस चले जाएं, किसी और के ऊपर चले जाएं, फिर उनके खिलाफ फिर उनको आप समझें कि वो ठीक नहीं है। सो ये हिट एंड मिस जो है ना, इससे जो है ना ये आपकी सारी प्रिपरेशन इट गोज फॉर अ टॉस। ठीक है, और अभी भाई आपका एक्सपर्ट ओपिनियन है, यकीनन आप अपनी राय देने में आज़ाद हैं, बाउंड नहीं है कि आप अपनी राय किस हवाले से दें, किसके लिए दें, लेकिन जब हफीज़ परफॉर्मेंस दे देते हैं या शोएब मलिक परफॉर्मेंस दे देते हैं तो फिर इनका जो फैन जो है वो थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं कि परफॉर्मेंस दे दी, क्या रमीज भाई की अब भी यही रहा है? तो उस वक्त आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप अक्सर जब ये मैन ऑफ द मैच होते हैं तो फिर आप प्रेजेंटेशन सेरेमनी आप ही कर रहे होते हैं? नहीं, मुझे देखें इनसे कोई लागतबाजी थोड़ी है, मेरा तो एक प्रिंसिपल स्टांस है। जैसे फिक्सिंग के अगेंस्ट मेरा एक प्रिंसिपल स्टांस है, इसी तरह से जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं उस हिसाब से बोल रहा हूं। मैं देखें पॉइंट ये है कि मेरा ये भी काम है कि फैंस को एजुकेट करूं, और फॉर्चुनेटली अब कमेंट्री में आपके जो ओपिनियन मेकर्स हैं वो एक्स प्लेयर्स हैं जिन्होंने गेम खेली हुई है, जिन्होंने कप्तानी की हुई है, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता हुआ है। सो किसी बेस के बुनियाद पे वो एक डिबेट शुरू कर रहे हैं। सो आप डिबेट में हिस्सा लें, आप मुझे गलत प्रूफ करें, बहुत अच्छी बात है। देखें पॉइंट तो ये है कि जब ये दोनों प्लेयर्स स्कोर करेंगे तो पाकिस्तान का फायदा है ना। सो मुझे तो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे हम सुर्खरू, क्योंकि हमारा जो ऊपर नीचे हम जाते हैं ना वो पाकिस्तान टीम के साथ साथ ही है हमारा भी करियर। मत समझे कि हम अलग हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम आगे बढ़ती है, हमें कमेंट्री और मिलती है, हमारी बात को और ज्यादा अहमियत मिलती है। वो नीचे हार जाते हैं, हम भी फारिग होके लाहौर के लिए पी के 302 पकड़ के आ जाते हैं। सो ये मत सोचें कि
आपका और हमारा जो एक वेवलेंथ है, जो डायरेक्शन है, वो अलग अलग है। ओपिनियन अलग हो सकता है चीजों के ऊपर, और क्रिकेट के ऊपर तो अच्छी बात है। और अब तो अच्छी हेल्दी डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा एक्सपोजर है फैंस को, दुनिया की क्रिकेट देख रहे हैं। आपने अभी इंग्लैंड और इंडिया की क्रिकेट देखी, वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। यानी कि फिर फैंस को तो ये देखना चाहिए ना कि आपकी टीम इन दोनों टीम्स के साथ लड़ती है, कितने पीछे हैं, हमें क्या करने की जरूरत है। So, इस लिहाज से मैं समझता हूँ हेल्दी डिबेट है। राइट, और मैं इसीलिए चाहा कि आज इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये बात भी ज़रा क्लियर हो जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है वो लोग जो इस बारे में बात भी करते हैं। अभी आपने जिस दौर में रमीज़ भाई क्रिकेट खेली, उस दौर में एक बड़ा मुश्किल दौर था, हर तरफ से फिक्सिंग की आवाज़ें आ रही थी। आप पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर थे, उस दौर में अपने दामन को बचा के खेलना और एक मिस्टर क्लीन की सी जो है वो शौहरत रखना एक बड़ा मुश्किल काम था। यकीनन उसके लिए आपको क्रेडिट जाता है। लेकिन अभी आपने कहा कि जो फिक्सिंग के जो आपका इसके हवाले से क्या स्टांस है कि फिक्सिंग के ऊपर, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे प्लेयर वापस आ गए जिन्होंने माजी में पाकिस्तान को बदनाम किया, अभी भी कुछ की वापसी हो रही है। शर्जील खान वापस आ रहे हैं कि जो पीएसएल में जो आप कवर कर रहे थे, आपने हमसे ज्यादा उसको महसूस किया होगा क्योंकि आप कमेंट्री बॉक्स में थे। तो क्या कहेंगे इस हवाले से पूरे सिनेरियो को लेके? अली, आप भी क्रिकेट कब से देख रहे हैं? आप मुझे बताएं, मासवाए पाकिस्तान के कहीं आपने ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं जहां पे इतने ज्यादा टेंटेड प्लेयर्स वापस आ जाते हैं आपके सिस्टम में? सो इसका मतलब क्या है? इसकी दो चीजें हैं। या तो आपका नया टैलेंट निकल नहीं रहा है, इसलिए आप बार बार इन प्लेयर्स को बुलाते हैं, या दूसरा ये कि ये माशरा खत्म हो चुका है। ये जो, क्योंकि रेजिस्टेंस तो फैंस की तरफ से आना चाहिए ना, वो फैंस मुझे समझ नहीं आती है, क्योंकि वो शायद वो सेंस ऑफ सेल्फ मर गया हमारी सोसाइटी का। शायद हमें आइडिया नहीं है कि बुराई क्या होती है, करप्शन क्या होती है। जब ये लोग फिक्सिंग करते थे और जब हेडलाइंस बुरी मिली पाकिस्तान को 1-1.5 साल के लिए, तब तो फैंस चीखते चिल्लाते रहे। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, पाकिस्तान टीम को चोट लगती रही, ये भूल गए और इन्होंने सपोर्ट शुरू कर दी। और फिर भी आप देखें कि डिसअपॉइंट ही किया आपके ऐसे प्लेयर्स ने। फिर कोई कमेंट्री कर रहे टेंटेड प्लेयर, कोई कह रहे जी कि वकार यूनुस जब तक जाएगा नहीं मैं टीम में वापस नहीं आऊंगा, तड़ियां लगा रहे हैं। यानी कि, और फिर मैं देख रहा था पीएसएल में बड़े बड़े बोर्ड्स पे इनकी तस्वीरें लगी हुई हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बेड़ा गर्क कर दिया इनका। सो मुझे समझ नहीं आती है कि एज अ सोसाइटी, क्योंकि वहां से रेजिस्टेंस आना चाहिए फैंस की तरफ से, और फैंस जो हैं, मुझे अभी तक नहीं, मैं उनकी पल्स समझ सका हूं कि क्या वो एक नीट एंड क्लीन टीम देखना चाहते हैं, नीट एंड क्लीन सिस्टम देखना चाहते हैं, नए प्लेयर्स को देखना चाहते हैं जो अच्छी फैमिली से आए हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो पाकिस्तान को अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये एम्बेसडोरियल पोस्ट है। जब आप बाहर जाते हैं, जिस तरह आप खाना खाते हैं, फैन से मिलते हैं, जिस तरह से अपना आपको कंडक्ट करते हैं, जिस तरह आप इंटरव्यूज देते हैं, ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो रही होती है। सो अभी तो आप बहुत खुश हैं क्योंकि आपके मतलब के वही प्लेयर्स वापस आ गए और आप समझते हैं कि इनके हाथों में हमने फिर से चाबी दे देते हैं क्योंकि इनके पास टैलेंट पड़ा है। तो या तो टैलेंट को सामने रखें या फिर इनकी बुराइयों को सामने रखें। ऐसे नहीं हो सकता कि बुराइयां भी चलेंगी और टैलेंट भी चलेगा और वो आप उनके लिए रेजिस्टेंस शुरू कर दें। ऐसे इसी वजह से हमारी सोसाइटी का हाल ये है कि जहां पे कंफ्यूजन है, जहां पे जो बुरा है उसको ज्यादा टेलीविजन पे स्पेस मिलती है। आप पॉलिटिकल शोज देख लें, सबसे ज्यादा स्पेस उनको मिलती है जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। ठीक है, अच्छा, इसलिए होती है क्योंकि ये सोसाइटी रेजिस्ट नहीं करती ऐसी मूव को। ठीक है, अच्छा रमीज भाई, वक्त बड़ा महदूद है, मुझे आपसे और भी बहुत सारी बातें मालूम करनी है। रमीज भाई, मुझे याद है कि एक सीजन में आप पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हो गए थे, उसके बाद आपने विल्स कप में जो परफॉर्मेंस दी है और उस परफॉर्मेंस को आपने डेडिकेट किया था अपने साहबजादे के हैदर, आई थिंक उस वक्त उनकी पैदाइश हुई थी, तो आपने उनको डेडिकेट कर दिया था उस परफॉर्मेंस को। उसके बाद आपका पाकिस्तान की टीम में वापसी हुई। अब जो ये सिलेक्शन कमेटी है, आप उस दौर में क्रिकेट खेले जब एक इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी होती थी। ये जो फॉर्मेट है कि 6 जो रीजनल टीम है उसके कोचेस सिलेक्शन कमेटी के भी मेंबर होंगे और जो है फिर एक चीफ सेलेक्टर जो है वो टीम अनाउंस कर देगा। इससे आप मुतमईन हैं, आप समझते हैं कि इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए? देखिए, मुझे सबसे जहां पे एक मैं जल्दी से पॉइंट बना दूं, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक चीफ एग्जीक्यूटिव होना चाहिए और उसके वो जो है वो हेड हो, तो उसको कप्तान रिपोर्ट करे, उसको चीफ कोच रिपोर्ट करे, उसको सारे एनालिस्ट रिपोर्ट करें और आपके जितने एकेडमी के कोचेस हैं वो और अंडर 19 के कोचेस वो, और वो सबको लगाएगी ताकि वन विंडो ऑपरेशन हो। अभी हो क्या रहा है कि अभी जैसे आपने बात की कि 6 और सिलेक्शन कमेटी इंडिपेंडेंट हो, वो इस चीफ एग्जीक्यूटिव के नीचे नहीं होगी, वो कप्तान से राब्ता डायरेक्ट रखेगी, मगर बाकी सारे जो आपके शोबे हैं
वो अंडर वन विंडो उनकी ऑपरेशन होनी चाहिए। Alright. क्योंकि हो ये रहा है कि अभी जीपीएस सेट नहीं हो रहा हमारी टीम का, डायरेक्शन सेट नहीं हो रही, क्योंकि सब चाहते हैं कि टीम अच्छा करे, मगर मुख्तलिफ तरह से हम कोशिश कर रहे हैं। और उसमें फिर ये होता है कि इनकंसिस्टेंसी डेवलप हो जाती है। आपको नहीं पता है कि अंडर 19 पे क्या इस वक्त काम हो रहा है, कोचेस उस पर क्या काम कर रहे हैं। और मैं अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द क्रिकेट टीम और मैं समझता हूं कि मुझे 4 स्विच हिटर्स की जरूरत है, तो मैं कोच से बात करूंगा अंडर 19 या अंडर 17 पे कि इनके ऊपर प्रैक्टिस करें आप 1 महीना, और इसी सिस्टम के थ्रू हमें ऊपर ये 4 प्लेयर्स भिजवाएं। ठीक है रमेश भाई, वो ये एक्स्ट्रा लेयर नहीं है, मगर ये कि ये आपने जो सिलेक्शन कमेटी की बात की, इसको जितना सादा रखेंगे उतना ही अच्छा है। ऑलराइट। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है रमेश भाई आपकी दानिश में, क्योंकि आपने तो वो फ्लेवर टेस्ट किया हुआ है कि जब पाकिस्तान इंडिया में 96 का क्वार्टर फाइनल हारा था। बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक आप टेस्ट होते हैं जब आप अच्छी टीम से खेलते हैं, चैलेंज होते हैं, और चैलेंज होना बुरी बात नहीं होती, आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है, आप कॉम्बिनेशन ठीक फिर खिलाते हैं, फिर आपको प्लेयर्स का भी आइडिया हो जाता है प्रेशर में कौन अच्छा खेलता है कौन नहीं खेलता। और फिर अगर आप जीतते हैं तो फिर बहुत बड़ी फतह होती है, और ये मैच टेम्परामेंट का होता है, स्किल्स का भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, और दुनिया के लिए एक शाहकार है इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, और साथ साथ मैं 96 से क्वार्टर फाइनल की तो बात की, लेकिन जिस तरह बेंगलोर टेस्ट जीता उसमें भी रमीज भाई का कंट्रीब्यूशन, तो सीरीज में रमीज भाई ने इनिंग का आगाज भी किया और यूनुस अहमद के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप भी कुछ इनकी रही। रमीज भाई अब जाते जाते मुझे बताइए कि आपकी एक जी मैं पूछ रहा हूँ जाते जाते ये बताएगा आपका एक म्यूजिक एल्बम लाने का जो ड्रीम था वो कब पूरा हो रहा है, कब हम आपकी खूबसूरत आवाज सुनेंगे, साथ साथ मोहसिन कमाल के जो आपके बचपन के दोस्त हैं उनकी फ्लूट के साथ? वो तो पता नहीं फ्लूट अब बजाते हैं नहीं, मगर पहले तो जरूर बजाते थे। देखिए मैं एक गाना रिकॉर्ड जरूर किया है, मगर मैंने वो इसलिए रिलीज नहीं किया कि वो खासा खराब है। तो जब तक कि मैं अपनी आवाज के अपने और इसको पुख्ता नहीं करता हूं, मैं कोई ऐसा पंगा करने वाला नहीं हूं पब्लिकली। ठीक है, ऑलराइट। और साथ साथ आप एक मूवी भी तो बनाने वाले थे, प्रोड्यूस करने वाले थे, आपका कहना था कि संजय दत्त को मैं उसमें लेना चाह रहा हूँ। प्रोड्यूस तो नहीं कर रहा था, आइडिया था जरूर, तो वो नेटफ्लिक्स पे आ गई है, डोरबाज उसका नाम है, और उसमें क्रेडिट्स में आप देखेंगे। सो मैं क्रिएटिविटी के हिसाब से बिल्कुल जो सब्जेक्ट था वो मेरा था कि किस तरह से रमेश भाई हमारी जो प्रोडक्शन टीम है ये प्रोडक्शन टीम बार बार रैम्बो की पिक्चर्स दिखा रही है, तो मतलब आपको रैम्बो को आपने आइडियलाइज किया हुआ था या आपकी बैटिंग बड़ी ब्रेव थी इसलिए आपको? ये इकबाल मुनीर की शरारत थी जी, हमारे यार हैं, उन्होंने मुझे बना दिया। मेरी एक छोटी उम्र थी और वो मेरे ऐसे पीछे लगी है कि हर दफा जो है वो मैं एम्बैरेस हो जाता हूँ। नहीं लेकिन रमीज भाई हमें बड़ी खुशी होती है जब हम आपके मसल्स वगैरह देखते हैं कि उस दौर में भी जो है वो माशाल्लाह आप दिखते हैं। अच्छा रमीज भाई जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस के लिए आज के शो के हवाले से भी खुसूसी तौर पे? देखिए मैं समझता हूं कि इस टीम को बैक करना है और इस टीम को जल्दी से समझना है। जीपीएस इस टीम का सेट होने वाला है कि कहां हमने 2 साल के बाद जाना है, किस हिसाब से क्रिकेट खेलनी है, कहां पे हम लैग करते हैं। पार हिटिंग में अभी भी हम उस पाए की टीम नहीं बने हैं। हसनैन के पास पेस है, मैं समझता हूं कि उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो तीनों फॉर्मेट्स के लिए 154 पे बॉल करते हैं। वो एक जगह पे अगर बॉल करें तो आपने देखा मार्क वुड ने क्या इंडिया का हाल किया है। स्पीड अगर आपके पास है तो वो एक गोल्ड डस्ट है। इसी तरह से आपकी बॉलिंग ठीक है, थोड़ा सा फेयरनेस अप्रोच के साथ इस टीम को खेलना, हार जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़के हारे ये सब चाहते हैं। सो ये साउथ अफ्रीका का टूर बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग बात कर रहे हैं कि वो उनकी अपनी ए टीम नहीं है, मगर इंटरनेशनल एक्सपोजर बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे प्लेयर्स के लिए, क्योंकि हमारा जो टूर है साउथ अफ्रीका का वो हमेशा टफ होता है। सो अगर जीत के आते हैं तो वर्ल्ड कप सीजन में बहुत फायदा होगा आपको मेंटल एतबार से। थैंक यू सो मच रमीज भाई, आपने वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए और दुआ गो आप इसी तरह एवरग्रीन रहें माशाल्लाह। इसी तरह जो अपनी कमेंट्री से हम सबको जो है महसूस करते रहें, इसी तरह जो है आपकी चेरिश और जो वॉइस है वो हम तक पहुंचती रहे। नाज़रीन हमारी ये कोशिश और काविश आपको कैसे लगी, आपका फीडबैक आपकी आरा का इंतजार रहेगा। अली सलमान को कल रात 11 बजे तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।